ये रास्ता बताइए ना सर, ये कितना खतरनाक है? अगर बांग्लादेश से होते हुए नेपाल आते हुए अगर ये 3000 से ज़्यादा 3200 किलो अगर विस्फोटक भारत में आ रहा है और अभी 300 किलो कहाँ है ये पता नहीं है, ये कितना खतरनाक है? अगर आप मुझे अलाउ करें ना, सोई सर ने एक बड़ी अच्छी बात करी थी कि हमारी छवि पता है अब एक और है जो सर भूल गए। हमारी अब छवि है कि रुक कर ज़रूर लेकिन ठोक कर मारेंगे। ये जो अभी हम रुका हुआ है ना, ये जो पॉज हो रखा है, आप देखिएगा इसका अगला रिजल्ट क्या आएगा। उससे भी बड़ी बात है जो सर ने बोला कि ट्रैफिक और लोग, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का अकेला काम नहीं है, ये आपका और मेरा भी काम है। देखिए अपने दाएं और बाएं, देखिए अपनी सोसाइटी में, ढूंढिए। ये आपका और मेरा उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि ये जो 300 केजी मिसिंग है, 300 केजी में से मैं मान सकता हूँ 80-90 केजी इस गाड़ी के अंदर भी रहा होगा, फिर भी हमें 200 के करीब ढूंढना चाहिए। और वो एक इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से आ जाएगा। उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूँ कि अगर जैसा आप बता रही हैं कि जो रूट दसियो, मैं तो कह रहा हूँ भूटान से ले आओ, फुनसलिंग जाओ, 2 मिनट में मैं गाड़ी गया था और आया था, किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कोई चेक नहीं करी। ये टाइम है इंडिया के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी की एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। ये कल किसी ने हमें बोला 14 साल बाद पहली बार अटैक हुआ है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि 14 साल अटैक नहीं हुआ है तो अब नहीं होगा, आप समझ लीजिए आपकी हार उसी दिन है। 365 दिन में 365 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, 366 दिन काम करना पड़ेगा। 24 घंटे नहीं, 25 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ये जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर सोचें कि वो कुछ लाख इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस आपके लिए सारा काम कर देंगे, आप गलत हैं। आपको ये जो दोनों कमरे इन्होंने लिए थे हायर पर, क्यों नहीं आपने वेरीफाई कराया? पुलिस बोल के थक गई आपको कि वेरीफाई कराओ। आप गाड़ी सेल कर रहे थे, आपने क्यों नहीं इंश्योर किया कि वो गाड़ी उसके नाम पर जाए? 4 लोगों के पास गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो सिर्फ चलती रही, आगे बढ़ती रही। कौन किसको क्या दे रहा है उसकी वेरिफिकेशन। मुझे आप एक बात बताइए कि एक यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर आप इतना कुछ टेस्ट कर रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। एमोनियम नाइट्रेट अगर आपकी लैब में भी मैंने दे दिया, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जड़ती हैं मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ। मैं इस पर क्वालिफाइड हूँ कि कैसे आईडी बनती है, लेकिन ये वाली बातें हमें टीवी पर बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे बन सकती है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो एमोनियम नाइट्रेट, चाहे वो फर्टिलाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है या कहीं भी, इसी तरह के दसियों और एक्सप्लोजिव आइटम्स हैं जो मिलकर एक्सप्लोजिव बना सकते हैं। कंट्रोल करिए उनकी सप्लाई पर, उनकी सेल पर कंट्रोल करिए, उसको रेगुलेट करिए। और बेच कौन रहा है? या आप बेच रही हैं या मैं बेच रहा हूँ? बेचने वाला भी तो कोई एजेंसी है। और जो बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है? अमोनियम नाइट्रेट इवन माइनिंग इंडस्ट्री में काम आता है। माइनिंग इंडस्ट्री को आप 1000 किलो क्यों देंगे? फर्टिलाइजर कंपनी से इन्होंने चोरी किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं इसी मामले से जुड़े हुए। बिल्कुल सर, ये एक चूक जो है ना, अब उसे ही मॉनिटर किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये चूक आखिरकार हुई कैसे है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको एक और बता देते हैं। दिलीप राज से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो है उससे जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है। धमाके से पहले तुर्की गए थे उमर और मुजम्मिल। तुर्की में जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से इन्होंने मुलाकात की थी। दोनों डॉक्टर के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप जो हैं वो मिले हैं। जैश से क्या कनेक्शन है ये ऐसे ही सामने आ रहा है। चाहे शोपिया में जो मस्जिद से इमाम साहब को पकड़ा गया है, उनके यहाँ पर जो पोस्टर थे वो भी जैश के थे, जो पोस्टर लगाए जा रहे थे वो भी जैश के थे। और ये जो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर हैं, ये दोनों तुर्की जा चुके हैं और वहाँ जैश के हैंडलर से मिल चुके हैं। तो ये है जैश से सीधा सीधा इनका कनेक्शन। डॉक्टर शाहीन जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, वो भी जैश की महिला विंग से जुड़ी हुई है। तो ये जैश का पूरा कनेक्शन है जो इस वक्त सामने आ रहा है। लेकिन तुर्की वाला सर ये एंगल, अगर जैश वाला ये एंगल आ रहा है, तो फिर वही जो चर्चा हम कर रहे थे कि मसूद अजहर, क्या उसका वक्त आ गया है? उसका परिवार तो खत्म कर ही दिया है, क्या अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है? देखिए, मसूद अजहर 1999 से बचा हुआ है। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो उनकी जो डिमांड थी वो थी इसको रिलीज़ कराना। और मैं आपको बड़ी एक खबर बता दूं, एक बात, कि जब IC-814 हाईजैक हुआ था उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। और इसकी खबर रॉ के जो एक ऑफिसर ने दी थी जो वहाँ पोस्टेड था, उसका नाम है UV सिंह। उसने पूरी खबर दी थी। मैं भी वहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ, मैंने पूरी फाइल पढ़ी है। लेकिन वो खबर दिल्ली भेजी गई। दिल्ली के बाद ये खबर जानी थी अटल बिहारी वाजपेयी के पास, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को खबर नहीं दी गई। इसमें कौन इन्वॉल्व था? उनके NSA ब्रिजेश मिश्रा, और साथ में एक सीनियर मिनिस्टर थे जो PM बनना चाहते थे, और इवन कुछ रॉ के लोग थे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ थी और वो गवर्नमेंट गिराना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी की। आपको याद होगा अमृतसर में प्लेन रुका,
क्योंकि वो जाना चाहते थे पाकिस्तान। तो पायलट ने कहा भी मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है। अमृतसर में 1 घंटे प्लेन रुका, लेकिन प्लेन पे कोई काम नहीं हुआ, जबकि वहाँ पे एक ब्रिगेडियर थे, वो कमांडो लेके आ गए थे, टैंक लेके आ गए थे।